लोकसभा चुनाव की सरगर्मी धीरे धीरे तेज होती जा रही। आज मध्य प्रदेश की 6 लोकसभा सीटों में नामांकन का आखिरी दिन है। जबलपुर सीट पर कांग्रेस के कैंडिडेट दिनेश यादव नामांकन दाखिल करेंगे और नामांकन उनके दाखिल कराने के लिए वरिष्ठ कांग्रेस के नेता, वरिष्ठ विधिवेत्ता, राज्यसभा सदस्य और कांग्रेस के सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या सारे कोर्ट में संकट मोचक विवेक तनखा जी हमारे साथ। सर, ये नाश्ते की टेबल पे आप सुबह से एनर्जी ले रहे हैं, मुझे लगता है कि पूरा व्यस्त दिन होगा, तो आपका सबसे बड़ी, तो मैं आपको समय देने के लिए एबीपी न्यूज को आपका धन्यवाद करता हूं। और मैं सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो कांग्रेस है इस समय इतना संक्रमण काल से क्यों गुजर रही, क्यों इतनी परेशानी आ रही है? देखिए, परेशानी आने के कई कारण होते हैं। अब उसका विश्लेषण आज करना तो उचित नहीं होगा, मगर ये जरूर है कि ये जो लड़ाई है ये जनतंत्र और प्रजातंत्र को बचाने की लड़ाई है। अगर आप चाहते हो कि ये एक प्रकार से आखिरी इलेक्शन हो तो ठीक है, 543 सीट्स हैं लोकसभा में, दे दीजिए बीजेपी को, कहानी खत्म करे। फिर ना आपको जुडिशरी की जरूरत, ना आपको कार्यपालिका की जरूरत। जो है सब उनके कार्यकर्ता रहेंगे, उनके कार्यकर्ता काम चलाएंगे आपको। मगर ये उद्देश्य नहीं हो सकता किसी भी सीरियस नेशन का, और ना ऐसा नेशन को विश्व में एक्सेप्टेंस मिलेगी। तो अगर मोदी जी को भी अगर विश्व में एक्सेप्टेंस चाहिए और विश्व गुरु बनना चाहते हैं तो उनको डेमोक्रेटिक वैल्यूज को उठाना पड़ेगा। दैट इज व्हाट जर्मनी इज टेलिंग हिम। उनके एम्बेसडर को डांट देने से चीजें बदलेंगी नहीं। आप किसी को भाई उनकी सोच थोड़ी बदलने वाली है उससे। और अमेरिका में भी जो लोग सोच रहे होंगे वो सोच थोड़ी बदलेगी। यूके में जो लोग सोच रहे होंगे सोच थोड़ी बदलेगी कि अगर आप सिटिंग चीफ मिनिस्टर्स को उनके घर से उठा के इलेक्शन के पहले जेल में डाल दो। पीएमएलए का कानून मैं भी जानता हूं क्या है, अगर विजय मदन लाल का जजमेंट भी जानता हूं क्या लिखा है। तो आपने ऐसी व्यवस्थाएं बना दी हैं जिससे कि लोगों को पकड़ना और उनको बंद रखना बहुत इजी बन गया है। ऐसे ही मामलों में देखा जाता है कि बीजेपी में शामिल हो जाते जो होता है उनको पद से नवाजा जाता है, और जो अपोजिशन का लीडर केजरीवाल सर के जेल भेज दिए जाते हैं। तो ऐसा क्या है और कोर्ट से भी क्यों राहत नहीं मिल पाती? देखिए, जो बीजेपी में जो विपक्ष के साथ है वो भ्रष्ट है। विपक्ष से वो कल बीजेपी में चले जाता है तो वो नेता है। आपने अजीत पवार को कितने 70 करोड़ का 1000 करोड़ का भ्रष्टाचारी बताया, अगले दिन उसको डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना दिया। आपने हेमंता जी के बारे में बहुत कुछ बोला, अगले दिन उनको आपने मुख्यमंत्री बना दिया। तो बीजेपी इन चीजों में स्पेशलाइज करती है। अभी तो नवीन जिंदल को भी टिकट दे दी। नवीन जिंदल जी को दे दिया। वो सारे उद्योगपति हैं, मुझे सहानुभूति उनके लिए, मेरे अच्छे मित्र भी हैं, और मुझे पता है उनके दिल में कांग्रेस की वैल्यूज पहले भी थी और आज भी रहेंगी, क्योंकि वो भारत की जो झंडा है ना उसके वो प्रतीक है। घर का झंडा लहराया। तो मैं इसलिए मैं जानता हूं उनका दिल क्या कहता होगा। बट ठीक है, आज विवशता रहती सबकी। अभी कांग्रेस कह रही कि उसके पास चुनाव लड़ने का पैसा नहीं है, सरकार ने आईटी ने उसके खाते फ्रीज कर दिए। तो क्या ऐसी वजह है कि इस तरह से अटैक हो रहे कांग्रेस के ऊपर? देखिए, ये तो एक आईटी डिपार्टमेंट द्वारा ऑर्गेनाइज्ड अटैक है कांग्रेस पे। एक उन्होंने हमारा 18-19 का असेसमेंट ईयर में एक उन्होंने हमारे अगेंस्ट जजमेंट दिया। ये दिया था 2019 में शायद। उसकी हमने अपील की, जो सीआईटी अपील्स ने 2023 में खारिज की। उसकी अपील हमने आईटीएटी में की, जो आज भी पेंडिंग है। और उसमें हमारे ऊपर 135 करोड़ का टैक्स का बर्डन विद पेनल्टी एंड इंटरेस्ट लगा दिया गया। वैसे पॉलिटिकल पार्टीज टैक्स एग्जेम्प्ट है, बट कांग्रेस का टैक्स एग्जेम्पशन समाप्त किया गया। क्यों समाप्त किया गया? कि आपने 30 दिन लेट रिटर्न फाइल किया, जो कि मेरे ओपिनियन में रॉन्ग है इंटरप्रिटेशन। और हम 31 मार्च तक कर सकते थे, जो बात हम सुप्रीम कोर्ट को बताएंगे, आईटीएटी को भी बताएंगे। और दूसरा के 199 करोड़ का हमारा रिटर्न था, 197 करोड़ हमारा एक्सपेंडिचर था, और 14 लाख हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, द एमपी, एमएलएज एंड एमएलसीज ने बाय कैश जमा किया था। वो भी कैश में 14 लाख में से 3 लाख आरटीजीएस से किया गया था, तो वो उसका कोई वो नहीं हो सकता विरोध। 11 लाख जो बता था वो हमारे पार्टी कार्यकर्ताओं के आधार कार्ड, पैन कार्ड,
नाम सब डिटेल्स के साथ जमा किया गया था। उसके लिए कांग्रेस के को 135 करोड़ का टैक्स और पेनल्टी लगाई गई है। आप बताइए ये कैसे न्यायोचित है और किस प्रजातंत्र में इस प्रकार की कार्रवाई होती है? आईटी पे किसी का दबाव है क्या सर? दिख नहीं रहा आपको? जी। क्या दिख रहा है आपको? ऐसे ऐसे इन इन बातों को लेके अगर किसका दबाव? नहीं दिख रहा है, पूरा बीजेपी के दबाव में हम लोग इस पर ग्रसित है। और आईटी जो है वो बीजेपी का एक अंग है गवर्नमेंट का, और जो सरकार रहती है और जिस प्रकार से इन एजेंसीज को चलाना चाहती चला सकती है। मतलब बीजेपी ने आपके पैसे भी रोक लिए और नेता भी खोज खोज के नहीं, बिल्कुल उनके सेंधमारी करके ले जा रहे हैं। उनके टू प्रॉन्ग अटैक हैं। हाँ। एक तो इनको फाइनेंशियली क्रिपल कर दो इलेक्शन के पहले, जिससे इलेक्शन ही लड़ पाए। 2019 के चुनाव में हमारे आईटी इनकम टैक्स रिटर्न जो 2019 में जो कांग्रेस ने फाइल किया था, हमने 680 करोड़ स्पेंड किया था, जो हमने इनकम टैक्स में डिक्लेयर किया हुआ है। इस वक्त हमारे पास लगभग 300 करोड़ थे, उसमें से 280 करोड़ पे उन्होंने लियन डाल दिया, जो 1.5 महीने तक चला, अब हटा दिया है, क्योंकि उसमें से उन्हें 135 करोड़ निकाल दिए हैं। अब पता नहीं कितना पैसा बचा है। उस पैसे से 100-125 करोड़ में जो वो चाहते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस पूरा नेशनल चुनाव लड़े, प्रचार भी करे, एडवर्टाइजमेंट भी दे, अपने अपने प्रचारकों को टिकट भी दे, अपनी गाड़ियां भी चलाए, अपने पोस्टर भी छापे, अपने कैंडिडेट्स को पैसे भी दे। आप सोचो कि कितना अन्याय है, कितना बड़ा अन्याय है प्रजातंत्र के साथ। ये लेकिन ऐसी क्या वजह है कि कांग्रेस के नेता, कल ही शशांक भार्गव छोड़ के चले गए, खबरें उड़ी कि नीलेश अवस्थी जबलपुर से जा रहे हैं, हिना कांवरे की भी चर्चा हुई, और बहुत सारे, मतलब वो तो 50,000 का एक फिगर बता रही बीजेपी मध्य प्रदेश में केवल, चले गए और 1 लाख का टारगेट रखा है। तो क्या ऐसी वजह है कि भाई कांग्रेस के लोग बीजेपी में छोड़ छोड़? देखिए, मैं इस बात से विचलित बिल्कुल नहीं हूं कि कौन कांग्रेस को छोड़ के गया। हमारे मित्रगण है मुझसे, आज बहुत प्रेशर में लोग हैं, लोगों के धंधे बंद कर दिए गए हैं, लोगों के पीछे पुलिस और केसेस लगा दिए जाते हैं। बीजेपी प्रताड़ित करने में एक्सपर्ट है और उस एक्सपर्टीज का वो यूज करते हैं सबको डराने में। तो कुछ लोग भय से जाते हैं, कुछ लालच से जाते हैं, अब कुछ इसलिए जाते हैं कि उनको लगता है कि सत्ताधारी पार्टी के साथ रहो तो खुशहाली खुशहाली है। मगर मेरा अगेन कहना है, ये बातें शॉर्ट लिव्ड होती हैं। ये प्रजातंत्र है और इंडिया जनतंत्र है। 77 में इमरजेंसी लगी थी, कोई सोच नहीं सकता था कि इंदिरा जी हार जाएंगी, कांग्रेस हार जाएगी और विपक्ष पावर में आ जाएगा। मुझे इसलिए भी पता है 75 में मेरे पिताजी और एपी सेन जस्टिस, 2 जज थे, उन्होंने पहला जजमेंट इमरजेंसी के विरुद्ध दिया था। उस वक्त जब उन्होंने जजमेंट दिया था, उन लोगों को पता था कि उनको प्रताड़ित किया जा सकता है या किया जाएगा। उनने तो फिक्र नहीं की थी, उनने जजमेंट दिया था और 77 के बाद एक नई रोशनी आई, एक प्रजातंत्र की एक रोशनी आई सामने, और 80 के बाद इंदिरा जी फिर लौट के आई, उन्होंने उसको स्वीकार किया, उन्होंने अपनी गलती भी स्वीकार की। तो ये प्रजातंत्र की खूबी होती है, मगर प्रजातंत्र बचे तब ये खूबी चलेगी। जी जी। सीटों को लेकर सहमति नहीं बनी, जबकि आप डेटा से एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो क्या मजबूत विपक्ष भी खड़ा नहीं हो पा रहा सरकार के खिलाफ? नहीं, अगेन आपको बहुत गलतफहमी है। आपकी जो गठबंधन हुए हैं वो स्टेट स्पेसिफिक हुए हैं, क्योंकि नेशनल गठबंधन हो नहीं सकता था। कारण यह है कि हर रीजनल पार्टी का एक अपना एरिया है, उस एरिया में वो रीजनल पार्टी महत्वपूर्ण है। तो कांग्रेस ने कोशिश किया है हर रीजनल पार्टी के साथ एडजस्ट करने की, चाहे सपा से किया, यूपी में जेडीयू से किया, जेडीयू आरजेडी से किया, बिहार में तेजस्वी जी और लालू जी से। इसी तरह उन्होंने जहाँ जहाँ डीएमके से किया, साउथ में, बंगाल में गठबंधन नहीं हो पाया, बट बंगाल में ममता जी जीतेंगी, और जब ममता जी जीतेंगी तो वो हमारे ही इंडिया की पार्ट रहेंगी। हाँ, तो और केजरीवाल जी के जाने से मुझे लगता है दिल्ली और पंजाब में इसका बहुत असर पड़ेगा। तो आप जब अरिथमेटिकली काउंट करोगे सीट्स, और मुझे ऐसी फीलिंग है अरिथमेटिकली आप देखना कि इंडिया शाइनिंग की तरह ही रिजल्ट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। मतलब ये प्लानिंग है कि अपने अपने राज्यों में जो मजबूत है वो जीत के आए
फिर हम फिर देश की पोस्ट बात। मतलब रिजल्ट के बाद फिर देश की बात करेंगे। फिर देश की बात होगी, क्योंकि इस वक्त सबसे जो अहम बात है कि हमको अपना प्रजातंत्र और जनतंत्र को बचाना है। हम नहीं चाहते कि ये लास्ट ट्रांसपेरेंट तो क्या कहूँ, लास्ट इलेक्शन हो। इसके बाद नहीं तो हम रशिया टाइप हो जाए, जहां 97% वोट एक ही व्यक्ति को मिलते हैं। कभी आप बताओ, विश्व में कहीं भी आप चुनाव करा लो, 97% वोट किसी को मिल सकते हैं क्या? तो उन्होंने 400 पार का नारा तो दे ही दिया है। 400 पार क्या है? उनको कहना चाहिए हम 543 सीट्स जी। जो हमारे पास लोकसभा में है, हम सब जीतेंगे। विपक्ष तो इतना नकारा है कि उनको एक भी सीट नहीं मिलेगी। मध्य प्रदेश की बात की जाए सर, तो पिछले 2 चुनाव में 27-28 आप हार गए। इस बार वो कह रहे हैं 29 की 29 जीतेंगे। आपका क्या अनुमान है कि कांग्रेस कितनी सीटें जीत सकती है? देखिए, मैं अनुमान तो लगाना गलत होता है, क्योंकि चुनाव बड़ा ऐसी चीज होती है कि जिसके बारे में बोलना असंभव होता है। संभावनाओं पे तो लड़ा ही जाता सर चुनाव। बट हमको लगता है जिन एरियाज में हमने अपनी सीमित व्यवस्थाओं और शक्ति के माध्यम से अच्छा रिजल्ट दिया था, वो एरियाज में हमको एडवांटेज रहना चाहिए। मतलब अब ट्राइबल सीटों की बात ट्राइबल करें सीटों में जी। फिर हमको लगता है, मुझे तो लगता है कम से कम, हम्म। जैसे कमलनाथ जी की सीट है, दिग्विजय जी की सीट है, ऐसी कई सीटें हैं जहां हमारे कांतिलाल भूरिया जी की सीट है। और जैसे 2 जगह तो जैसे मंडला और सतना में तो उनके सांसद हारे हुए हैं। अच्छा, दूसरा सतना में सिद्धार्थ की सीट है। ऐसी कई सीटें हैं, और भी सीटें हैं जहां पर हमारे बड़े अच्छे कैंडिडेट्स हैं। मुझे तो फीलिंग है कि रिजल्ट इतना बुरा नहीं होगा जैसे आप सोच रहे हैं। जी जी। तो ये थे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता विवेक तन्खा, जो कह रहे कि चुनाव जो है विपक्ष या कार्यकर्ता नहीं लड़ते, बल्कि जनता एक तरह से जिताती है। तो उन्हें भरोसा है कि जिस तरह से इमरजेंसी में जनता ने विपक्ष को जिताया था चुनाव, और सारी कठिन परिस्थितियों के बाद विपक्ष सत्ता में आया था, तो वैसे ही उन्हीं परिस्थितियों में इस बार भी चुनाव हो रहे हैं। और उन्हें भरोसा है कि कांग्रेस सहित बाकी जो उनके अलायंस या पार्टनर हैं, वो एक बार जीत दर्ज करेंगे और दिल्ली में सरकार बनाएंगे। अजय त्रिपाठी, एबीपी न्यूज, जबलपुर।